अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हस्साम रहमान और आप देख रहे हैं विजिबल साइंस। डोमेन प्रोकैरियोट और डोमेन आर्किया हमने डिस्कस कर ली थी और उन दोनों डोमेन में प्रोकैरियोटिक सेल था। आज हम डिस्कस करेंगे डोमेन यूकैरिया और इसके अंदर यूकैरियोटिक सेल होता है, ऐसा सेल जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, यानी बाकायदा मेम्ब्रेन वाला झिल्ली वाला न्यूक्लियस होता है और उस मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल यानी क्रोमोसोम वगैरह मौजूद होते हैं। अब इसके हम जनरल करैक्टर्स की बात करेंगे, यानी आप कह सकते हैं डिस्टिंग्विशिंग फीचर जिसकी वजह से बाकी दोनों डोमेन से ये डिफरेंट है। सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके अंदर यूकैरियोटिक सेल हैव ट्रू न्यूक्लियस, यानी ट्रू न्यूक्लियस उसी को हम कहते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस हो, यानी जिसके गिर्द बाकायदा ये झिल्ली मौजूद हो। और इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, वो सारे के सारे मसलन आपको नज़र आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटस, क्लोरोप्लास्ट और इसी तरह ये वैक्यूल, ये सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। किसके अंदर? यूकैरियोटिक सेल में। और प्रोकैरियोटिक सेल में, यूकैरिया में ये नहीं होते। साइटोस्केलेटन होता है जी इसके अंदर। साइटो का मतलब है सेल या साइटोप्लाज्म, स्केलेटन कहते हैं ढांचे को। जिस तरह हमारे अंदर इंसान के अंदर ढांचा होता है ना, उसी की वजह से हमारा जिस्म जोन सा है वो ढांचा सपोर्ट देता है, तो इसके अंदर भी ये ढांचा होता है। आपको ये सेल है ना, सेल के अंदर ये आपको मैंने ढांचा बना के दिखाया हुआ है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पर मुश्तमिल होता है। तो ये नेटवर्क है ट्यूब्यूल का, कम्प्लेक्स नेटवर्क। ये साइटोस्केलेटन की डेफिनेशन। फंक्शन क्या है साइटोस्केलेटन का? एक तो ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। मसलन आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, तो उसके अंदर जो कंक्रीट के पिलर होते हैं वो उसको एक सपोर्ट दे रहे हैं, बाकी ईंटें वगैरह बाद में लगी, अंदर स्ट्रक्चर बाद में बना उसका, वो टाइलें हर चीज़ शीशा बाद में। तो सपोर्ट क्या है? वो जो अंदर कंक्रीट वगैरह है या आयरन वगैरह है, स्टील रॉड्स, तो ये सेल को सपोर्ट दे रहा है। सेल मूवमेंट में भी इन्वॉल्व होता है जैसा कि अमीबा वगैरह के अंदर। और इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट, जिस तरह आप कह रहे हैं एक शहर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होता है ना, रेलगाड़ी का निज़ाम, सड़कों का, तो ये जो मेम्ब्रेन्स, ये जो आपको फिलामेंट्स नज़र आ रहे हैं ना, तो ये एक मुख्तलिफ मादाजात की ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करते हैं, यानी एक रोड्स की तरह आपको नज़र आ रहा है सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह। ये इसका फंक्शन। जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में मल्टीपल, पहली बात तो ये है कि इसमें मल्टीपल क्रोमोसोम है। ये गौर से समझिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल में आपने पढ़ा था उसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है, इसमें मल्टीपल क्रोमोसोम है। फिर इसमें लीनियर क्रोमोसोम है। प्रोकैरियोटिक सेल में सर्कुलर क्रोमोसोम था, मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था। सर्कुलर कहते हैं यानी ये क्रोमोसोम शुरू हुआ एक तरफ से और दूसरा एंड इसका आपस में मिला हुआ है। लेकिन जब आप बैक्टीरिया का क्रोमोसोम देखते हैं तो आपको ऐसे नजर आता है, गुच्छा सा बना हुआ, तो वो भी क्या होता है, ये दोनों एंड आपस में मिले हुए हैं। सर्कुलर होता है, वो गुच्छू मुच्छू सा हुआ होता है। तो बैक्टीरिया में एक तो सिंगल क्रोमोसोम है और वो सर्कुलर होता है, लेकिन यूकैरियोट में क्या है, मल्टीपल, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं और वो लीनियर होते हैं। लीनियर कहते हैं जिसके दोनों एंड फ्री हों, इस तरफ भी फ्री है इस तरफ भी फ्री है। जैसा कि इंसान के अंदर 40 क्रोमोसोम है, तो इसी तरह लीनियर हैं 40 टुकड़ों की शक्ल में, दोनों एंड फ्री होते हैं। फिर इसका डीएनए एसोसिएटेड विद द हिस्टोन प्रोटीन। प्रोकैरियोटिक सेल का जो क्रोमोसोम था ना, वो सिर्फ डीएनए पर मुश्तमिल था और कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन इसमें क्रोमोसोम क्या है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये रेड कलर में डीएनए है और ये हिस्टोन प्रोटीन है जिसके 8 मॉलिक्यूल होते हैं। यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो डीएनए उन 8 मॉलिक्यूल के गिर्द लिपटा होता है। इसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा यह है कि हेल्प इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड रेगुलेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल। ऑर्गेनाइजेशन यानी बहुत ज़्यादा मिकदार में डीएनए इस हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द लिपट के अरेंज हो जाता है, यानी पैक हो जाता है, आप कह लें उसकी पैकिंग हो जाती है। और इसमें यानी ऑर्गेनाइजेशन और जेनेटिक मटीरियल की रेगुलेशन। दरअसल मुख्तलिफ सेल के अंदर जेनेटिक मटीरियल का मुख्तलिफ हिस्सा होता है जिसका एक्सप्रेशन करना होता है, इजहार करना होता है। तो रेगुलेशन भी इसमें, यानी अब इसकी ये जो अरेंजमेंट है ना, वो जीन की रेगुलेशन में हेल्प आउट करती है कि कौन से जीन ने एक्सप्रेस होना है और किसने एक्सप्रेस नहीं होना। रिप्रोडक्शन की बात करें तो कह रहा मोस्टली, यानी ज़्यादातर ये जो डोमेन यूकैरिया है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस का प्रोसेस होता है, क्योंकि हमें पता है कि मियोसिस वो अमल है जिसकी जो प्रोफेज 1 है ना, उसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, जिसकी वजह से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होते हैं दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के अंदर और जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है, यानी जो डॉटर सेल्स हैं वो पेरेंट की निस्बत डिफरेंट होते हैं। लेकिन कुछ के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस के जरिए होगी, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, यानी पेरेंट सेल जिस तरह के होंगे एग्जैक्टली उसी तरह के डॉटर सेल, यानी एग्जैक्टली अगली जनरेशन भी उसी तरह की होगी। तो दोनों तरह की, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी डोमेन यूकैरिया के अंदर बड़ी पेचीदा ऑर्गेनाइजेशन है। कैसे? इन मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, जो मल्टी सेलुलर होते हैं, सेल डिफ्रेंशिएट इनटू स्पेशलाइज्ड टाइप फॉर्मिंग टिश्यू, यानी सेल डिफ्रेंशिएट होकर टिश्यू बनाते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको मसल टिश्यू नज़र आ रहा है जिसमें ये मसल सेल मिलकर उसने मसल टिश्यू बनाया है।
एंड ऑर्गन्स, और वो टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। हर ऑर्गन का स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जैसा कि यहाँ पे देखें मुख्तलिफ टिश्यू मिलकर ये स्टमक बनाते हैं, लिवर बनाते हैं, किडनी बनाते हैं, हर एक का फंक्शन डिफरेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। कह रहा है कि ओरिजिनेटेड थ्रू द एंडोसिम्बायोसिस, यानी साइंटिस्ट के मुताबिक कि सबसे पहले ज़मीन पर प्रोक्रियोटिक सेल आए और वहीं से इवॉल्व होकर ये यूक्रियोटिक सेल बने। ये अब कह लें साइंटिस्ट की एक अजम्पशन है जिसको आप टाइम में बैक जाके कभी भी प्रूफ नहीं कर सकते, और इससे हर साइंटिस्ट अब कह लें मुत्तफिक भी नहीं है। बहुत सारे जो एवोल्यूशन के हक में हैं और उतने ही बल्कि उससे ज़्यादा मोतबर साइंटिस्ट हैं जो एवोल्यूशन के अगेंस्ट हैं। ये बड़ा एवोल्यूशन की जो थ्योरी है वो एक किस्म की अजम्पशन है, वो ऐसी थ्योरी नहीं है जिस तरह थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, यानी जिसको कोई भी साइंटिस्ट प्रूव कर सकता है दुनिया के किसी को भी कोने में। ये ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है, ये एक किस्म की अजम्पशन है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। तो वो बता रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल कैसे ओरिजिनेट हुए, एंडोसिम्बियोसिस के जरिए। उसमें क्या प्रोसेस होता है, प्रोकैरियोटिक सेल इंगल्फ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट लीडिंग टू सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। यानी गौर से समझिएगा, एक प्रोकैरियोटिक सेल था जिसने माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को इंगल्फ किया, निगला, और वो दोनों इकट्ठे रहने लग गए, यानी प्रोकैरियोटिक सेल भी और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी। एक्चुअली ये जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये भी प्रोकैरियोटिक सेल ही थे साइंटिस्ट के मुताबिक, यानी इसको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। ये एक बड़ा अमीबाइड प्रोकैरियोटिक सेल था और एक ये छोटा कोई प्रोकैरियोटिक सेल था जो रेस्पिरेशन करता था। इसने इसको अपने अंदर निगला, यानी जिसको आज हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को निगल लिया इस सेल ने, तो बजाय इसको डाइजेस्ट करने के ये दोनों सिम्बियोटिकली रहने लगे। इसी तरह इस सेल ने बाद में कहीं क्लोरोप्लास्ट को भी, जो कि ऐसा प्रोकैरियोटिक सेल था जो फोटोसिंथेसिस करता है, जैसे कि आज भी हम जानते हैं साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करता है, इसको इंगल्फ किया और ये भी बजाय डाइजेस्ट होने के एज ए सिम्बियोटिक इसमें रहने लग गया। तो इस प्रोकैरियोटिक सेल के अब दो ऑर्गेनेली बन गए, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरह से प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल इवॉल्व हुए बने। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।